फिल्म की शुरुआत एक विशाल समुद्र से होती है, जहां गहरे पानी के बीच एक बड़ी सी नाव दिखाई देती है, जिस पर कई लोग समुद्र की गहराइयों से पुरानी और अनमोल चीजें यानी एंटीक चीजों को ढूंढकर इकट्ठा करते थे और उन्हें बेचते थे। इसी जहाज पर एक राजकुमार भी मौजूद होते हैं, जिसका नाम एरिक होता है। एरिक को पुराने और ऐतिहासिक चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था, इसलिए वह अक्सर समुद्र की यात्रा पर निकलता रहता था। और उस दिन मून फेस्टिवल भी मनाया जा रहा था और लोगों का मानना था कि इस खास दिन जलपरियां समुद्र की सतह के पास आती है। जहाज पर मौजूद लोग इन जलपरियों को पकड़ने की फिराक में थे, लेकिन एरिक एक दयालु और समझदार इंसान था, इसलिए वह सभी को ऐसा करने से मना करता है। वहीं हमेशा की तरह उसके साथ उसका एक करीबी सहयोगी भी होता है, एक अनुभवी व्यक्ति जो एरिक की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता था। वह लगातार एरिक को इन खतरों से दूर रखने की सलाह देता रहता था, लेकिन एरिक उसकी बातों को अक्सर अनसुना कर देता था। वहीं अब हमें समंदर के नीचे की दुनिया दिखाई जाती है। यह जगह बहुत ही अलग, बहुत ही सुंदर और जादुई लगती है। यहाँ पानी के अंदर एक शानदार महल होता है, जहाँ जलपरियां रहती थी। वहीं इस महल में एक राजा भी था, जिसकी 7 बेटियां थी और वो सब जलपरियां थी। आज जो कि मून फेस्टिवल था, इसलिए राजा अपनी सभी बेटियों को अपने पास बुलाता है, लेकिन वहाँ सिर्फ 6 जलपरियां ही आती है। उसकी सबसे छोटी बेटी एरियल वहाँ नहीं होती। राजा को यह बिल्कुल ठीक नहीं लगता और फिर वह अपने एक सेवक से उसे ढूंढने को कहता है। बट असल में एरियल को इंसानों की चीजें बहुत पसंद थी। वह अक्सर समंदर के दूर दराज हिस्सों में चली जाती और वहाँ इंसानों की टूटी फूटी चीजें ढूंढा करती थी। पुराने जहाजों के टुकड़े, टूटे हुए सामानों को एरियल उन सबको बड़े प्यार से इकट्ठा करती थी। उसके साथ उसकी एक मछली दोस्त भी होती है, जो हमेशा एरियल का साथ देती है। दोनों मिलकर इंसानी चीजों को ढूंढते हैं और जो चीज एरियल को पसंद आती है वह उसे अपने खास जगह पर रख लेती थी। एरियल को इंसानों की दुनिया बहुत दिलचस्प लगती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका ये शौक एक दिन उसकी जिंदगी बदल देगा। एक दिन एरियल समंदर की गहराइयों में बहुत दूर चली जाती है। वहाँ उसे एक बहुत बड़ा जहाज दिखता है, जो समंदर के नीचे डूबा हुआ था। वो बहादुरी से आगे बढ़ती है और उस डूबे हुए जहाज के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे एक चमकदार स्पून मिलती है। एरियल को ये चीज बहुत पसंद आती है और वो उसे अपने पास रख लेती है, लेकिन तभी अचानक एक बहुत बड़ी शार्क उस पर हमला कर देती है। एरियल डर जाती है, लेकिन होशियारी से काम लेती है। वो उस शार्क को एक जाल में फंसा देती है और तेजी से वहां से भाग निकलती है। बचकर निकलने के बाद एरियल अपने परिंदे दोस्त के पास जाती है। वो उसे वो कांटा दिखाती है जो उसे डूबे हुए जहाज से मिला था। एरियल उससे पूछती है कि ये चीज क्या है। उसका परिंदा दोस्त भी पक्का नहीं होता, लेकिन वह अंदाजा लगाकर कहता है कि शायद इंसान इससे अपने बाल बनाते होंगे। तो एरियल उसे लेकर अपने बालों में चलाने लगती है, जैसे कि वो भी एक इंसान की तरह हो। तभी वहाँ एक केकड़ा यानी समुद्री जीव आता है, जो एरियल के पिता का संदेश लेकर पहुंचा था। वो एरियल से कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं, आज मून फेस्टिवल है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुलाया है। ये सुनते ही एरियल घबरा जाती है और जल्दी जल्दी महल की तरफ लौट जाती है। दूसरी तरफ हमें पहली बार समुद्र की एक खतरनाक जादूगरनी दिखाई जाती है। उसका रूप बिल्कुल ऑक्टोपस जैसा होता है, डरावना और चालाक। वो दूर से एरियल पर नजर रख रही होती है, जैसे उसका अगला शिकार वही हो। अब एरियल अपने पिता के पास पहुंचती है तो पिता उसे देखकर गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता भी है आज कितना खास दिन है? एरियल जवाब देती है कि मैं इंसानों की दुनिया की चीजें देखने गई थी। ये सुनकर उसके पिता और भी नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं, मैंने तुम्हें मना किया था इंसानों से दूर रहने को। लेकिन एरियल समझ नहीं पाती कि उनके दिल में इंसानों के लिए इतनी नफरत क्यों है। वो कहती है कि आप इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? मुझे तो उनकी दुनिया बहुत प्यारी लगती है और इंसान भी बहुत अच्छे होते हैं। इस पर उसके पिता चुप हो जाते हैं, क्योंकि एरियल नहीं जानती थी कि उसकी माँ की मौत इंसानों की वजह से हुई थी और यही वजह थी कि उसके पिताजी इंसानों पर भरोसा नहीं करते थे। इन सब बातों से एरियल के पिता बहुत गुस्से में थे, इसलिए वो उसे सख्ती से कहते हैं कि आइंदा तुम इंसानों की चीजों के पास नहीं जाओगी। लेकिन एरियल को इस बात से काफी बुरा लगता है और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। राजा समझ आते हैं कि एरियल उनकी बात नहीं मानेगी, इसलिए वो चुपचाप अपने नौकर क्रैब को भेजते हैं ताकि वो एरियल पर नजर रख सके। अब एरियल अपने कमरे में लौट आती है, जो बिल्कुल किसी छोटे से लाइब्रेरी की जैसा था। वहाँ इंसानों की ढेरों चीजें रखी होती है। ये सारी चीजें एरियल ने समंदर में डूबे हुए जहाजों से जमा किया था, क्योंकि जो भी चीजें पानी में गिरती थी एरियल उन्हें लाकर अपने कमरे में रख देती थी। असल में इंसानों की दुनिया में जाना उसका बचपन से सपना था और
वो हमेशा सोचती रहती थी कि आखिर ऊपर की दुनिया कैसी होगी। इन्हीं ख्यालों में डूबी एरियल को अचानक से समंदर के अंदर से पटाखों जैसी आवाजें सुनाई देती है। वो जल्द से ऊपर जाती है और देखती है कि एक बहुत बड़ा जहाज समंदर में तैर रहा है। दरअसल वो प्रिंस एरिक का ही जहाज था, जहाँ पर सभी लोग जश्न मना रहे थे। एरियल दूर से ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो देखती है कि प्रिंस एरिक भी सबके साथ बिल्कुल आम लोगों की तरह हंस रहा है, नाच रहा है। उसे देखकर एरियल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी प्रिंस एरिक का सलाहकार उसे अलग ले जाकर कहता है, आप एक प्रिंस है, आपको ऐसे आम लोगों की तरह नहीं रहना चाहिए। लेकिन एरिक मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसा ही हूँ। एरियल यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसे एरिक की ये बातें और सोच बहुत पसंद आती है। लेकिन तभी अचानक से समंदर में तूफान आ जाता है। तेज हवा, जोरों की बारिश और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है। जहाज अब बहुत ज्यादा हिलने लगता है। लोग घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए छोटी नाव में कूदकर भागने लगते हैं। कुछ ही देर में पूरा जहाज खाली हो जाता है। बस प्रिंस एरिक वहीं रह जाते हैं, क्योंकि जब वो भागने वाले होते हैं तो उन्हें याद आता है कि उसका डॉग अब भी जहाज में ही है। एरिक अपने डॉग को बचाने के लिए जहाज के अंदर दौड़ता है कि तभी एक बहुत बड़ी लहर आती है और पूरा जहाज दो टुकड़ों में टूट जाता है। समंदर का तूफान सब कुछ तबाह कर चुका था। जहाज का हर हिस्सा पानी में डूब चुका था और उसी के साथ प्रिंस एरिक भी बेहोशी में डूब रहे थे। तभी एरियल बिना कुछ सोचे, बिना किसी डर के सीधे पानी की गहराइयों में छलांग लगाती है और प्रिंस को बचाने चल देती है। वो उसे गोद में उठाकर किनारे तक ले आती है, मगर प्रिंस अब भी बेहोश थे। वहीं एरियल भी बाहर आकर काफी खुश थी और खुशी में वो अपनी सुरीली आवाज में गाना गाने लगती है, जिसकी धुन काफी आरामदेह होती है। तभी एरियल के दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और फिर जब कुछ लोग पास आते हैं तो एरियल चुपचाप समंदर में लौट जाती है। वहीं प्रिंस एरिक को होश तो था, लेकिन उसे बस एरियल की सुरीली आवाज और उसकी धुंधली सी परछाई ही याद रह जाती है। लेकिन उसे यकीन होता है कि उसकी जान बचाने वाली कोई इंसान नहीं बल्कि एक जल परी थी। अब एरियल समंदर में वापस तो आ जाती है, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन रह जाता है। वो अक्सर खोई खोई सी रहती है और हर पल बस एरिक को ही याद करती है। और इधर समंदर की गहराइयों में कैद बुरी जादूगरनी अपने जादुई गोले की मदद से शुरुआत से ही एरियल पर नजर रखी हुई थी, जिसके दिमाग में अलग ही तरकीब चल रही थी। वहीं एरियल को अब हर चीज फीकी लगती थी। वो बस उस मुलाकात को बार बार जी रही थी। वो उस टूटी हुई जहाज को हटाने भी जाती है जो कि प्रिंस एरिक का जहाज था, लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं थी। वो बिल्कुल उदास थी। उधर एरिक अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। वो अपनी माँ क्वीन से पूछता है कि क्या वो लड़की मिली जिसने मेरी जान बचाई थी? तो क्वीन कहती है अभी तक नहीं, लेकिन हम जरूर ढूंढ निकालेंगे। पर एरिक कहता है मुझे उसका चेहरा नहीं दिखा, पर उसकी मौजूदगी मैंने महसूस की थी। मैं उसे खुद ढूंढूंगा। अब एरिक रोज समंदर के किनारे आकर उसका इंतजार करता कि शायद अभी दिख जाए। दूसरी तरफ एरियल भी अब एकदम चुपचाप रहने लगी थी। ना किसी से बात करती, ना कुछ कहती, बस एरिक की यादों में खोई रहती। उसके पिता ये सब देख रहे थे। उन्हें शक हो गया था कि शायद एरियल को किसी इंसान से प्यार हो गया है। सच जानने के लिए वो क्रैब से पूछते हैं तो वो सारी बात बता देता है। ये सुनकर राजा का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सीधे एरियल के कमरे में पहुंचते हैं और वहां इंसानों की सारी चीजें जिनसे एरियल जुड़ी हुई थी उन सबको अपनी ताकतों से तबाह कर देते हैं। एरियल उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राजा नहीं रुकते। वहां रखी सारी किताबें, घड़ियां, कांटे, बटन सब कुछ बिखर सा जाता है। वहीं बैठकर एरियल काफी दुखी हो जाती है। उसका दिल अब बिल्कुल टूट चुका था और इसी पल का इंतजार अर्सुला यानी वो विच कर रही थी। अर्सुला समुद्र की जादूगरनी थी जिसे सभी समुद्री जीव द सी विच कहते थे। वो एरियल को एक जादुई शीशे में दिखाई देती है और कहती है मैं जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो। वो उसे झूठा दिलासा देकर अपने पास बुलाती है। एरियल जो पहले ही परेशान थी और उसे कोई और रास्ता भी नहीं दिख रहा था, तो इसलिए वो अर्सुला के पास जाने का फैसला करती है। अर्सुला मुस्कुराती है और कहती है मैं तुम्हें इंसानी रूप दे दूंगी, 2 पैर, एक शरीर, ठीक वैसा जैसा इंसानों का होता है, लेकिन इसके बदले में मुझे तुम्हारी आवाज चाहिए। और याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन होंगे। अगर उस दौरान
तुम प्रिंस को अपने प्यार के बारे में नहीं बता पाई और एक दूसरे को किस नहीं किए तो तुम हमेशा के लिए मेरी गुलाम बन जाओगी। इस बात से घबराकर एरियल एग्री नहीं होती, लेकिन अर्सुला एक चालाक जादूगरनी थी। वो उसे कन्विंस करती है कि तुम्हें फिर कभी इंसानों के पास जाने का मौका नहीं मिलेगा, सारी जिंदगी तुम्हें अपने पापा के साए में बितानी होगी। ये सुनकर एरियल एक पल के लिए चुप हो जाती है और फिर वो जादूगरनी की बात में आकर एक इंसान बनने को तैयार हो जाती है। अर्सुला की चाल अब कामयाब हो चुकी थी। वो एरियल की आवाज को अपनी जादू से एक लॉकेट में बंद कर लेती है और उसे गले में पहन लेती है ताकि कोई और उसका सच जान ही ना सके। इसके बाद वो एरियल पर जादू करती है और देखते ही देखते एरियल के फिन्स गायब हो जाते हैं, बल्कि उनकी जगह दो इंसानी पेड़ उभर आते हैं। अब दूसरी तरफ एरियल जो अब इंसान बन चुकी थी, जिसके कारण उसे पानी में रहना मुश्किल था, वो जैसे तैसे तैरती हुई समंदर के ऊपर पहुंचती है और एक टायर के सहारे समंदर में तैरने लगती है। वहीं उधर एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा होता है, तभी उसकी नजर एरियल पर पड़ती है जो अब एक इंसान थी। जब मछुआरा एरियल को देखता है तो वो हैरान होता है कि आखिर एक लड़की अचानक समंदर के बीचों बीच कैसे आ गई और ऊपर से वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन वो मुस्कुराता है और कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें हमारी क्वीन के पास ले चलता हूँ। वो बहुत अच्छी है और वो तुम्हारा ख्याल भी रखेगी। एरियल चुपचाप सिर हिलाती है। इसी बीच एरियल के समुद्री दोस्त जो उसे ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंचे थे, वो भी देख लेते हैं कि अब एरियल इंसान बन चुकी है। वो सब उसे देखकर थोड़े चौंकते हैं लेकिन खुश भी होते हैं। एरियल अपने पैरों को देखकर बहुत खुश होती है। वो छोटी छोटी चीजें जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी अब हकीकत बन रही थी। फिर मछुआरा उसे अपने साथ रॉयल महल ले जाकर वहाँ के नौकरानियों से मिलवाता है जो उसे साफ सुथरा करके नया ड्रेस पहना देती है ताकि वो अच्छी दिखे। उधर जैसे ही प्रिंस एरिक को खबर मिलती है कि कोई अनजान लड़की महल में आई है तो उन्हें लगता है कि ये वही लड़की हो सकती है जिसकी उसे तलाश है। मगर जब एरिक पहली बार एरियल से मिलता है तो उसे देखकर एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, लेकिन एरियल के पास आवाज नहीं थी। वो कुछ कह नहीं पा रही थी, जिससे वो थोड़ा मायूस हो जाते हैं क्योंकि एरिक को लगता है कि ये वो लड़की नहीं हो सकती जिसने मुझे बचाया था। फिर वो बस मुस्कुराता है और कहता है कि अब तुम हमारे महल में आराम से रह सकती हो। एरियल बहुत कोशिश करती है अपने इशारों से अपनी आंखों से कुछ बताने की, लेकिन बिना आवाज के वो सब अधूरा सा लगता है। वो उदास हो जाती है क्योंकि अब वो इंसानों की दुनिया में है, लेकिन सबसे जरूरी चीज अपनी आवाज खो चुकी है। और एरियल के पास अब सिर्फ 3 दिन थे। अगर वो इन 3 दिनों में प्रिंस एरिक को अपने प्यार के बारे में नहीं बता पाई और उसे किस नहीं कर पाई तो उसे हमेशा के लिए उस जादूगरनी यानी विच के पास रहना होगा। ये सोचकर एरियल थोड़ा परेशान थी। तभी उसका प्यारा केकड़ा दोस्त सेबेस्टियन धीरे से उसके पास आता है और उसे कहता है, डरो मत, ये बस शुरुआत है, अभी 3 दिन बाकी है। क्योंकि इन 3 दिनों में एरियल को प्रिंस के सामने अपने प्यार का इजहार करके उसे किस करना था। मगर तब तक एरियल को अपने सपने भी पूरे करने थे। अब वो महल के हर कोने को देखना चाहती थी। हर चीज उसके लिए नई और अनोखी थी। अब घूमते घूमते एरियल एक बहुत बड़े कमरे में पहुंच जाती है जो दरअसल प्रिंस एरिक का था। वहाँ उसने समंदर से लाई गई बहुत सारी पुरानी अनमोल चीजें यानी एंटिक्स को संभाल कर रखी थी। एरियल उन चीजों को बड़े ध्यान और उत्साह से देखने लगती है जैसे वो उन्हें पहले भी जानती हो। उसी कमरे में उसे एक छोटी सी जलपरी की मूर्ति दिखाई देती है। वो पहले उसे उठाती है, शायद उस मूर्ति को देखकर वो उसमें खुद को देख रही थी। तभी वहाँ प्रिंस एरिक भी आ जाता है। एरियल उसे देखकर थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन प्रिंस मुस्कुराता है और उसे अपने कुछ खास सामान दिखाने ले जाता है। उनमें से एक चीज थी एक बहुत बड़ा पत्थर। एरियल उसे गौर से देखती है और फिर अपने हाथों से उस पत्थर को तोड़ देती है, जिसके अंदर से एक कीमती चमकदार क्रिस्टल निकलता है। वो क्रिस्टल एरियल प्रिंस को दे देती है, जिसे देखकर प्रिंस हैरान रह जाता है क्योंकि उसे भी ये नहीं पता था कि उस पत्थर में इतना कीमती हीरा छुपा हुआ था। इस छोटी सी घटना से एरियल और एरिक के बीच एक अजीब सी कनेक्शन बनने लगती है। अब एरियल और प्रिंस एरिक एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं, जिनसे धीरे धीरे उनके बीच काफी नजदीकियां बढ़ने लगती है। तभी प्रिंस का खास आदमी वहां आता है और पूछता है कि क्या अब भी आपको उस लड़की की तलाश है जिसने आपकी जान बचाई थी। इस पर एरिक कहता है, हाँ, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। फिर वो अपने सेवक से उनके लिए एक सवारी तैयार करने को कहता है क्योंकि इस बार प्रिंस खुद उसे ढूंढने के लिए जाने वाले थे। उसकी बात मानते हुए एक घोड़ा गाड़ी तैयार की जाती है जिसमें एरिक एरियल को भी अपने साथ ले जाता है। वे दोनों एक छोटे से गाँव में घूमते हैं जहाँ एरियल ने
पहले कभी नहीं देखी गई बहुत सी नई चीजों को देखती है। वो बच्चों की तरह सब कुछ देखकर खुश हो जाती है। जिसके बाद एरिक एरियल को एक बोट राइड पर भी ले जाता है, जहाँ दोनों पानी के बीचों बीच बोट में होते हैं और माहौल बहुत ही खूबसूरत होता है। उधर एरियल के दोस्त भी छिपकर ये सब देख रहे होते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि अब समय आ गया है कि अगर एरियल प्रिंस को किस कर दे, जिससे जादू टूट जाएगा और वह इंसानों के साथ हमेशा के लिए रह पाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे सारा जीवन उस जादूगरनी के पास कैद होकर बिताना होगा। इसी बीच जादूगरनी भी अपने ग्लास बॉल में सब कुछ देख रही होती है और वो नहीं चाहती थी कि उनके बीच ऐसा हो, इसलिए वो अपनी चाल चलती है और बोट को पलट देती है, जिससे दोनों गिर जाते हैं, लेकिन किसी तरह से वे सुरक्षित बच जाते हैं। अब इतना कुछ देखकर विच को समझ नहीं आता कि ये दोनों आखिर इतने करीब कैसे आ गए। दूसरी तरफ समंदर के राजा एरियल को समुद्र में ना देखकर चिंतित हो जाते हैं। वो अपनी बेटियों से पूछते हैं कि एरियल कहाँ है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता। तब वह खुद उसे खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। अब एरियल और प्रिंस वापस महल लौट चुके थे और दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। तभी प्रिंस एरिक का खास आदमी उनसे कहता है कि अब उसे अपनी जान बचाने वाली लड़की को भूलकर इस लड़की को अपना लेना चाहिए। लेकिन एरिक का दिल अभी भी पूरी तरह से उसे भुला नहीं पा रहा था। वह फिर से समंदर के किनारे चला जाता है और उस लड़की को आवाज देने लगता है जिसने उसकी जान बचाई थी। तभी एरिक की नजर पत्थर पर बैठी एक लड़की पर जाती है, जिसकी सुरीली आवाज बिल्कुल उसकी जान बचाने वाली लड़की के जैसी थी और वो उसे अपने साथ महल ले आता है। अगली सुबह एरियल के दोस्त उसे जगाते हैं और कहते हैं कि आज बहुत बेहतरीन दिन है, तुम्हें आज हर हाल में एरिक से अपने प्यार का इजहार करना होगा। एरियल बहुत उत्साहित होकर तैयार होती है और एरिक के पास पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर जो दृश्य देखती है उससे उसका दिल बिल्कुल टूट जाता है। दरअसल एरिक उस लड़की को अपनी माँ से मिलवा रहा होता है जिसे उसने कल रात समंदर से लाया था। वो कहता है कि ये वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, और उसकी माँ भी उसकी बातों को एक्सेप्ट कर लेती है। यह सब सुनकर एरियल का दिल टूट जाता है और वह दुखी होकर समंदर के किनारे चली जाती है। तभी उसका पक्षी दोस्त उड़ते हुए आता है और अचानक उसे एक मीठी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि एरियल की थी, जो अब एक लॉकेट में कैद थी। वही लॉकेट उस लड़की ने पहना हुआ था जो एरिक को समंदर के किनारे मिली थी। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि वही जादूगरनी विच थी, जिसने एरियल की असली पहचान छुपाकर उसकी आवाज चुरा ली थी। यह सब जानने के बाद उसका दोस्त तुरंत एरियल के पास जाता है और सारी सच्चाई बता देता है। एरियल यह सुनकर बिना समय गवाए महल की ओर दौड़ पड़ती है। महल में प्रिंस एरिक और उस रसमयी लड़की की एंगेजमेंट की तैयारी चल रही होती है, लेकिन प्रिंस का सलाहकार पूछता है कि क्या आप सच में इस शादी से खुश हो। एरिक खुद भी उलझन में होता है क्योंकि उसका दिल कहीं और अटका था। तभी एरियल के दोस्त वहां पहुंचते हैं और उस लड़की पर हमला कर देते हैं। उसी वक्त एरियल भी वहां पहुंचती है और उस लड़की के गले से वो लॉकेट छीनकर अपनी खोई हुई आवाज वापस पा लेती है। जैसे ही वह एरिक से सच बोलती है, एरिक समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। तभी वह रहस्यमयी लड़की अपने असली रूप में आ जाती है, यानी समुद्र की जादूगरनी विच के रूप में सामने आती है और पूरे महल पर हमला कर देती है। अब एरियल भी अपने असली रूप यानी जलपरी में लौट आती है और वो विच उसे समंदर में खींच कर ले जाती है, जिसके पीछे पीछे एरिक भी आ जाता है। वहीं एरियल को बचाने के लिए उसके पिता भी वहां पहुंच जाते हैं, मगर किए हुए सौदे के मुताबिक वो उसे रोक नहीं सकते थे। तभी समुद्री राजा विच से एक और सौदा करते हैं कि अगर वो एरियल को छोड़ दे तो वो उसे अपनी ट्राइडेंट दे देंगे और वो समुद्र की देवी बन जाएगी। विच भी यही चाहती थी तो वो मान जाती है और ट्राइडेंट लेकर वो राजा को ही मार देती है और खुद समुद्र की रानी बन जाती है। तभी प्रिंस एरिक वहां आता है और एरियल को बचाने के लिए काफी संघर्ष करता है। विच जो अब एक विशाल ऑक्टोपस का रूप धारण कर लेती है, वो दोनों पर हमला करती है, लेकिन एरिक चतुराई से एक जहाज का नोकीला सिरा उसके सीने में घुसा देता है, जिससे विच की वहीं मौत हो जाती है। उसके मरते ही उसका सारा काला जादू खत्म हो जाता है और वो ट्राइडेंट सीधे नीचे जाकर धंस जाती है, जिसमें से एक चमत्कार रोशनी निकलती है, जिससे एरियल के पिता फिर से जिंदा हो जाते हैं। फिर एरियल चुपचाप अपने पिता का जादुई त्रिशूल उन्हें लौटा देती है, पर वह उनसे कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। दूसरी ओर एरिक भी समंदर के किनारे
खड़ा अपने प्यार का इंतजार कर रहा होता है और वह अपनी माँ से एरियल के पास जाने की जिद करता है। लेकिन उसकी माँ कहती है इंसान और जलपरी की दुनिया अलग है, यह रिश्ता मुमकिन नहीं है। वहीं इधर एरियल की यह उदासी उसके पिता महसूस कर लेते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि एरियल की खुशी एरिक के साथ इंसान बनकर रहने में है तो वे उसे इंसान बना देते हैं। एरियल इंसान के रूप में एरिक के पास लौटती है और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। एरिक उसे गले लगा लेता है जिसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। फिर वो दोनों सफर के लिए जाने वाले थे, लेकिन विदा से पहले एरिक अपनी माँ से मिलता है और एरियल अपने पिता से। एरियल के पिता कहते हैं कि मैं गलत था, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, इसलिए अब से हम जलपरियां भी इंसानों के साथ मिलकर रहेंगे। यह सुनकर एरियल काफी भावुक हो जाती है और फिर दोनों दुनिया की सैर पर निकल जाते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।